नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मन्नू आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी दुनिया में। और हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, हमारे एप्लीकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बैक बॉन्डिंग। कहने के लिए ये केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में इसके एप्लीकेशंस है ही नहीं। इसके सारे एप्लीकेशंस तो आपको मेन ग्रुप एलिमेंट्स पी ब्लॉक में, और अक्सर क्वेश्चंस उससे बच्चे छोड़ भी देते हैं। तो हम लोग बहुत बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप अच्छे से सीखेंगे मन लगा के, और इसकी क्लासेस आप लाइव मतलब लाइव ही अटेंड करेंगे। ठीक है, आ जाइए। बैक बॉन्डिंग एन इंट्रामोलिकुलर Lewis acid base reaction through pi dt bond। मैं क्लियर कर रहा हूं चीजों को। आपको लुईस एसिड पता है, वैसा सब्सटेंस जो कैपेबल हो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने में, और लुईस बेस पता है, वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना हो और कैपेबल हो इलेक्ट्रॉन पेयर देने में, जैसे अमोनिया। लेकिन CCl2 लुईस बेस नहीं होता है, CH2 लुईस बेस नहीं होता है, जबकि उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि खुद वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो लुईस बेस के लिए तो पहला शर्त तो क्या होता है कि वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना हो। ऐसा नहीं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा टूट पड़े देने के लिए, वो खुद भिखारी है, खुद उसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो दूसरे को कैसे दे सकता है। और लुईस एसिड के लिए जो होता है वो ये कंडीशन कभी नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। ठीक है, जो आपका लुईस एसिड है इसके लिए ये कंडीशन नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, बिल्कुल नहीं। अरे आपके पास कितने भी पैसे हो तो पैसे कम थोड़ी ना किसी को पड़ते हैं, बस रखने की जगह होनी चाहिए। तो लुईस एसिड के लिए बस वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ये वैकेंट ऑर्बिटल कई बार एटॉमिक होते हैं। अब देखिए, यही JRF की खास बात, आपको MOT का आइडिया होगा तभी आपका एक बार मॉलिक्यूलर वाले में आ जाएंगे केस, तो मॉलिक्यूलर भी होते हैं। ठीक है, लुईस एसिड का कंडीशन बस ये है कि वो वैकेंट एटॉमिक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होने चाहिए। और लुईस बेस का होता है, ये देने से पहले ये एकदम तय है कि इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए, नो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट मिनिमम होना ही होना चाहिए। ठीक है, ऑक्टेट मिनिमम कंप्लीट, ज्यादा ऑक्टेट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, इसके पास डोनेटेबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखिए, अब फिर मैंने अच्छे वर्ड्स में आपको यहां ये बताया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने देखा मैंने लोन पेयर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कई बार ये लोन पेयर होता है जो हाइब्रिड होता है। ठीक है, तो कई बार इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, दोनों ही चीजें होती है। तो वैसा लुईस बेस पाई बेस कहलाता है। बहुत केस में ऐसा होता है, जैसे बेंजीन के पास लोन पेयर नहीं होता, बस बेंजीन जब लुईस बेस की तरफ बिहेव करता है तो वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन देता है, तो वैसा केस पाई बेस कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आई होंगी चीजें। तो चलो अब आते हैं वापस हम लोग। हमने बोला कि एक इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल लेविस एसिड और बेस का, हालांकि लेविस मैं बार बार बोल देता हूं, लुईस प्रॉपर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो लुईस एसिड बेस रिएक्शन होता है, बट ये जो लुईस एसिड बेस रिएक्शन होता है यहां पर बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है, थ्रू पाई डेटिव बॉन्ड। क्योंकि सिंपली जो आप लुईस एसिड बेस का रिएक्शन कराते हैं, ध्यान से, सिंपली जो आप कोई लुईस एसिड का लुईस बेस कॉम्बिनेशन होता है तो आप इसको एडक्ट बोलते हैं, और ये सिग्मा कोऑर्डिनेशन होता है। कैसा होता है दोस्त? सिग्मा कोऑर्डिनेशन। अच्छे से देखिए, जैसे आपको पता होगा कि BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, इसके पास एक वैकेंट है ना जी, वैकेंट 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, और लुईस बेस ले लेते हो मान लो अमोनिया, तो अमोनिया के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। और इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट 2p है, तो आप इसको कोऑर्डिनेट किए किस बॉन्ड से, सिग्मा। तो आप इसीलिए इस सिस्टम को एडक्ट बोलते हैं, NH3BF3 सिस्टम को क्या बोलते हैं, एडक्ट, सॉल्ट नहीं बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए अच्छे से, जब आप वीडियोस देख रहे हो, अगर आपका वीडियो क्वालिटी पुअर आ रहा हो तो आप वीडियोस में सेटिंग में जाकर के वहां पर जो कॉर्नर पर सेटिंग बना होता है उसमें वीडियोस क्वालिटी रीच कर लें, पिक्सल्स हाई कर लें, उससे ऑटोमेटिकली वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अलग बात, आपका डाटा थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होगा। चलिए आइए, तो मैंने क्या बोला, यूजुअली जो लुईस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट होता है शायद आपको मालूम हो, फिर भी मैंने बोला कि थोड़े मोड़े बेसिक्स मैं कवर कर सकता हूं। तो लुईस एसिड में बस एक शर्त होनी चाहिए कि वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि कमी वाली बात कुछ नहीं होती है, पैसे आपके पास कितने भी आते जाए, अकाउंट नए नए होने चाहिए, रखने की जगह होनी चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल कभी कभी एटॉमिक, तो कभी कभी आपको एटॉमिक नहीं दिखेगा, बट वो अच्छा लुईस एसिड होगा, वो उस समय में वैकेंट ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर होता है, तो आपको एमओटी का कॉन्सेप्ट वहां पर लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमने लुईस बेस के लिए क्या बोला, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा डेफिनेटली उस सब्सटेंस को पहले तो ये क्लियर कर लो कि वो ऑक्टेट की कमी ना हो। इसलिए कोई भी एग्जांपल लुईस एसिड लुईस बेस में अगर पहचानना हो तो उसके पास ऑक्टेट की कमी ना हो, ये क्लियर है, देख लेना। और इसके पास वैकेंट। अब मैंने बोला यूजुअली जो लुईस एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है तो सिग्मा कोऑर्डिनेट से होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लुईस एसिड और लुईस बेस दो अलग अलग सब्सटेंस हैं और दोनों एक दूसरे से जो रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ठीक है, तो इस सिस्टम को एडक्ट बोलते हैं। जैसे हमने BF3NH3 कराया तो NH3 ऐसे करके हमने ये पेयर दिखाया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये BF3 ये एडक्ट हुआ। लेकिन अभी जो अपना बैक बॉन्डिंग का एरिया है, इससे क्या डिफरेंट है इसमें, इससे डिफरेंट इसमें यह है, आप इस चीज को देखें, ये दोस्त आपको दिखा होगा पाई डेटिव बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर, दो चीजें, ये देखा आपने, जबकि ये इंट्रामोलिकुलर नहीं है, इंटरमोलिकुलर है, दो मॉलिक्यूल के बीच हुआ है, नहीं हुआ है जी। और इसमें क्या है, इंट्रामोलिकुलर है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होना है और पाई से होना है। चलो आ जाओ, जैसे आप ज्विटर आयन करते हो तो ज्विटर आयन में क्या होता है, आपका एक ही मॉलिक्यूल का दो पार्ट होता है, जहां पर Bl एसिड Bl बेस होता है, आप वहां कंबाइन करवाते हैं। यहां उसी तरीके से एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो चलो आप सिंपल है, अब मैं बातें कर लूं, जैसे कुछ एग्जांपल लूं, सिंपल BF3 लेता हूं, ये लो, हमने BF3 लिया, ठीक से देखते जाओगे। अब BF3 में आपके पास सेंट्रल एटम के पास यहां वैकेंट ऑर्बिटल है ना, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन की क्या है, sp2 है, और आपके फ्लोरीन के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी ये आपका हाइब्रिड लग रहा है, अच्छे से देखोगे ये सिग्मा से कनेक्टेड है ऑलरेडी, क्योंकि किस तरीके से प्रोसेस होगा, ए और बी, ये लुईस एसिड पार्ट है और लुईस बेस पार्ट है, एक ही मॉलिक्यूल का दो पार्ट। ठीक है, चलो ए बी लिखते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल है, ये लिखा ए, ये लिखा बी, ये ए जो है ये लुईस एसिड पार्ट होना चाहिए और बी जो है ये आपका लुईस बेस पार्ट है। देखते जाओगे, एसिड पार्ट के पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल है, या तो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर हो, और इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और डोनेटेबल, देने लायक, मतलब जब इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो, और ये दोनों आपस में सिग्मा से कनेक्टेड हो, मतलब इंट्रामोलिकुलर, और ये डेटिव बॉन्ड, डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप डेटिव बोलते हैं। पार्किंस ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का खोज किया था, J.A. पार्किंस, PARKINS। तो ये देखो, ये यही चीज हुआ, तो आप इसी को ये बैक बॉन्डिंग बोलते हो ना, आप इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते हो। नॉर्मल पाई बॉन्ड से इसमें क्या डिफरेंस है, नॉर्मल पाई बॉन्ड से इसमें डिफरेंस ये है, ये इफेक्ट सेकेंडरी होता है, नॉर्मल जो पाई बॉन्ड वाला होता है वो प्राइमरी होता है। मतलब इसको आप चाहें तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको चाहेंगे तो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर क्या क्या सर, इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं आप, अगर कोई एक्सटर्नल कोई
रिएजेंट डालें, एक्सटर्नल कोई इफेक्ट लगाएं, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे, इन्वायरमेंटल सिचुएशन क्रिएट करे, तो ये बैक बॉन्डिंग चाहे तो रुक जाएगा, होगा ही नहीं। लेकिन आप पाई बॉन्ड को, कहीं पर अगर बना हुआ है पाई बॉन्ड, तो आप पाई बॉन्ड को चाह ले रोकने तो वो नहीं रुक सकते। तो बैक बॉन्डिंग एक सेकेंडरी इफेक्ट है, ठीक है, इसको रोका जा सकता है, ये स्टॉपेबल है, बैक बॉन्डिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आगे चल करके। तो चलो, आपने यहां पे, आपके पास जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपने ये इसको दिया। अब दो तरीके से बैक बॉन्डिंग हो सकती है, एक टर्मिनल टू सेंट्रल, क्या बोला मैंने, एक टर्मिनल टू सेंट्रल, और दूसरा कभी कभी सेंट्रल टू टर्मिनल, दूसरा सेंट्रल टू टर्मिनल, टर्मिनल से सेंट्रल पे और सेंट्रल से टर्मिनल पे ज्यादा इफेक्टिव ये होता है। कौन? जो टर्मिनल से सेंट्रल पर होता है वो बैक बॉन्डिंग रिलेटिवली ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है, उसकी भी वजह है, मैं दिखाऊंगा। तो चलिए, ये आपने किया, तो ये पेयर कौन सा है, लोन पेयर कौन सा था, पहले जो हाइब्रिड था, पहले ये हाइब्रिड था, आप इसकी हाइब्रिडेशन sp3 कर रहे थे पहले, ठीक है, तो ये कौन सा sp3 हाइब्रिड था। लेकिन जब ये पाई बनाने चला, तो इसका मतलब दोस्त ये हाइब्रिड होगा कि अनहाइब्रिड होगा, ये पाई बनाने जा रहा है तो ये अनहाइब्रिड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप। अगर ये हाइब्रिड होता तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 लिखते हैं हम। हाइब्रिड क्यों नहीं है? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिंपल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसीलिए वो अनहाइब्रिड बोला जाएगा। तो अनहाइब्रिड में अब नाम लोगे तो इसका नाम क्या हो गया, 2p। अब चलो, इस वैकेंट का नाम क्या हो गया, ये भी वैकेंट है 2p, ये भी वैकेंट है 2p। तो इस बैक बॉन्डिंग का जो नाम है वो बोलेंगे 2p से निकला और 2p में गया, 2p पाए बैक बॉन्डिंग, 2p पाए बैक बॉन्डिंग, 2p से निकला 2p में गया, 2p पाए बैक बॉन्डिंग। अभी हमने एलिमेंट्री चीज डिस्कस किया, अब इसको अच्छे से हम ओवरलैपिंग डायग्राम से क्लियर करते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले ले पेज 1 का प्लीज। आइए, 480 पिक्सल्स करके अगर आप देखेंगे तो क्लियर आएगा, या उससे और ऊपर 720 पे जाए तो और क्लियरिटी बढ़ेगी, डाटा कंज्यूम थोड़ा ज्यादा करेगा। अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा हो तो 720 पर चले जाए, ठीक है। लैपटॉप पे देख रहे होंगे तो 1080 का भी आपके पास ऑप्शन है। चलिए आ जाइए। तो इस तरह से अब आप चीजों को देख पा रहे हैं, ठीक से देखोगे, ये जो आपका 3 बोरॉन से कनेक्टेड है, आपने इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करवाया, ठीक है, और आपका 3 यहां लोन पेयर यहां पड़ा रह गया, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन की क्या है, sp2, और हाइब्रिडाइजेशन फ्लोरीन की भी क्या हुई, sp2। सवाल यह है, क्या यही फ्लोरीन कर सकता है ऐसा काम, ये नहीं कर सकता है? तो तीनों फ्लोरीन तो इक्विवेलेंट है, इसीलिए ये भी ये काम कर सकता है। उस समय में ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। जो अब तीसरा फ्लोरीन बचा, क्या वो नहीं कर सकता है? डेफिनेटली सर। इसका मतलब है ये जो बैक बॉन्डिंग है, ये काम तीनों कर रहा होगा, तीनों। मतलब आप इसको एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर में तैयार करेंगे, ना ये करेक्ट है, ना ये करेक्ट है, ना ये करेक्ट है, एक्चुअली हाइब्रिड स्ट्रक्चर में तैयार करेंगे आप। अच्छे से देख लें, ये देखें, ठीक है, ये लें, रेड से मैंने इसको किया, चलिए इसको मैं ब्लैक से कर दे रहा हूं।
तीनों एक साथ करेगा। सर आपके पास कोई और कलर का ऑप्शन है? चलिए ये मैं इसको ग्रीन से कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इसका मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये तो ओवरलैपिंग डायग्राम थी इसकी, मतलब तीनों पर पार्शियल पाई बॉन्ड का कैरेक्टर है, ठीक है। सारे ऑर्बिटल्स एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तीनों फ्लोरीन का 2p2p एक साथ ओवरलैप कर रहा। तो इस तरह से अब यहां पर बातों को, चीजों को समझा जाए। पहला पॉइंट, बीएफ बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर समझते हो, एवरेज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्या सिंगल बॉन्ड है? जी नहीं, ये बीएफ बॉन्ड ऑर्डर कितना है? ये बॉन्ड ऑर्डर ध्यान से देखोगे, एक से तो बड़ा है, एक से बड़ा है, एक बॉन्ड नहीं है, एक से ज्यादा है। लेकिन क्या दो है? नहीं, एक ही पाई बॉन्ड है। वही पाई बॉन्ड 3 पोजीशन पर है, मतलब 1/3 1/3 1/3 है, लेकिन ओवरऑल लेस देन 4/3। ध्यान से देखें, 4/3 एग्जैक्ट इक्वल नहीं बोल सकते आप, 4/3 से लेस होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस नहीं है। अगर ये रेजोनेंस होता तो एग्जैक्ट 4/3 होता, लेकिन ये रेजोनेंस नहीं है, ये सेकेंडरी इफेक्ट है, इसलिए उससे कम रहेगा। तो आप एग्जैक्टली बोलेंगे 1 से बड़ा और 4/3 से छोटा होगा, ठीक है। तो चलो अब मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आप लिखेंगे, इससे मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया बीएफ बॉन्ड में, बीएफ बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर। इससे क्या फायदा हुआ? आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया। ध्यान से, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ गया तो इससे बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, अगर बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, मतलब बैक बॉन्डिंग ने स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। अब अगर ये बैक बॉन्डिंग हुआ तो बोरॉन के पास जो वैकेंट 2p था, जो इसको लुईस एसिड बनाता था, वो तो वैकेंट ऑर्बिटल इंगेज हो गया ना। बोरॉन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल था, जो इसको लुईस एसिड बनाता था, वो तो वैकेंट ऑर्बिटल इंगेज हो गया। तो आप ही सोचे, अवेलेबिलिटी, उपलब्धता ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, ये ज्यादा हो गई या कम हो गई? तो सर कम हो गई। अगर ये कम हो गई तो लुईस एसिड का कैरेक्टर क्या होगा? लुईस एसिड का कैरेक्टर क्या होगा? सर कम हो जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग से यहां पर लुईस एसिड का कैरेक्टर कम हो गया, बैक बॉन्डिंग के वजह से यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। अब आ जाए आप अच्छे से चीजों को देखें। तो हमने इन शॉर्ट BF3 को एक नजर से समझाने का कोशिश किया है यहां पर। अब पहले ये था और अब ये है। ये थियोरेटिकल था और ये प्रैक्टिकल है। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1.0 था, यहां बॉन्ड ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 4/3 है। यहां पर सिंगल बॉन्ड था और यहां मल्टीपल बॉन्ड का कैरेक्टर है। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का sp2 था, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का sp2 है, 1 2 3। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन दोस्त फ्लोरीन का यहां sp3 था, क्योंकि आप कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाल देते? 3। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन फ्लोरीन का कितना है? एक्चुअली sp2 है। आपको समझ में आ गया होगा। तो BF3 में ये सब चेंजेस है, आप बैक बॉन्डिंग को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ध्यान से देखेंगे, ड्यान से, रेडियस ऑफ बोरॉन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन से काफी छोटा होगा डिस्टेंस B2F ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। फिर से मैं बोलता हूं, क्वेश्चन यह था कि ऐसा क्यों है, वाई। क्वेश्चन यह था कि ऐसा क्यों है कि रेडियस ऑफ फ्लोरीन प्लस रेडियस ऑफ बोरॉन से छोटा है डिस्टेंस B2F इन BF3। नहीं,
फ्लोरीन का रेडियस और बोरॉन के रेडियस से छोटा है, जैसे ये 0.8 है, ये 0.7 है, इससे छोटा है वो बॉन्ड लेंथ, डी मतलब डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ। क्यों ऐसा है? इसके दो रीजन है। एक तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। मैं जानना चाहूंगा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ये मेजर रीजन है। मैं जानना चाहूंगा क्या आप में से कोई इसका सेकंड रीजन बता पाएगा? आप में से कोई भी, जो भी लोग देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, क्या इसका आप सेकंड रीजन बता सकते हैं? ये आपके कंपटीशन का मैंने यहां क्वेश्चन रखा है कि बीएफ बॉन्ड लेंथ BF3 का बोरॉन और फ्लोरीन के रेडियस के सम से छोटा है काफी, क्यों? एक रीजन तो हमने साफ लिख दिया, वो तो यहां डिस्कस कर ही दिया कि बैक बॉन्डिंग एक मेजर रीजन है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग लगने के बाद बॉन्ड लेंथ छोटा होना ही होना है, मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से। बट एक रीजन और अच्छा रीजन है, क्या आप में से कोई ढूंढ के निकाल सकते हो उस रीजन को? मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई हमारे दोस्त मित्र लोग बताएं। चलिए मैं बताता हूं। स्टीवेंसन सोमेकर इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। स्टीवेंसन सोमेकर इक्वेशन ये कहते हैं कि डिस्टेंस ए टू बी इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी माइनस सी इंटू डेल्टा एक्स। आपने ये पढ़ा होगा। डी ए टू बी बॉन्ड लेंथ किसी का भी अगर निकालना हो तो आर ए प्लस आर बी माइनस सी ए कॉन्स्टेंट होता है, उसका वैल्यू हालांकि फिक्स नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोगों के दिमाग में 0.9 आ गया होगा। सी की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जब मौका कभी लगेगा तो मैं बताऊंगा सी की वैल्यू वेरिएबल होती है। 0.9 इन जनरल हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन हमेशा उसको नहीं बोला जा सकता। तो सी इंटू डेल्टा एक्स, चलो 0.9 ही ले लो। तो आप समझ सकते हो कि अगर 0.9 ले लोगे तो 0.9 इंटू 4 और 2 2.0, मतलब ये 1.8 आ गया। ओ सॉरी, 0.9 कैसे, 0.09 ना, हट बदमाश, 0.09। तो ये आ गया आपका 0.18 आ गया, हुआ ना। मतलब इतने एंगस्ट्रॉम से बॉन्ड लेंथ को ईएन डिफरेंस छोटा करवा रहा है। फिर से रिपीट करूं, अगर ये ईएन डिफरेंस 0 होता तो बॉन्ड लेंथ वही होता जो आर ए प्लस आर बी होता, बट ईएन डिफरेंस जो कोई भी है उसके वजह से 0.09 में मल्टीप्लाई होके ये फैक्टर ने कम किया। इस इक्वेशन को आप बोलते हैं स्टीवेंसन सोमेकर इक्वेशन। तो इसके दो दो लॉजिक हुए। उम्मीद है आपको अब ये समझ में आ गया होगा। आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हर तरह से आपको सोचना आना चाहिए। तो ये आपके पास दोनों रीजंस हमने बताए। तो BF3 से हमने बैक बॉन्डिंग को इंट्रोड्यूस किया। अब बाकी फैक्ट्स और एप्लीकेशंस इसमें हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। यस और नो, और स्क्रीनशॉट ले बताएं आप मेरे को अच्छे से चीजें क्लियर हुई या नहीं, प्लीज। शुरू करते हैं हम लोग। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, बस अच्छे से वीडियो पर बने रहें, देखते रहें। अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बड़ा होते चले जाएगा। अगर मैं बोलूं एप्लीकेशंस के तौर पे, एप्लीकेशंस इनका मैं लगाऊं
मेन ग्रुप एलिमेंट्स में। ठीक है, देखते जाए। सबसे पहला एप्लीकेशन मैं लगाता हूं, इफेक्टिविटी ऑफ बैक बॉन्डिंग। ये इंट्रामोलिकुलर लेविस एसिड बेस रिएक्शन है थ्रू पाई कोऑर्डिनेशन, थ्रू पाई डेटिव बॉन्ड। इफेक्टिविटी ऑफ बैक बॉन्डिंग, कौन सा बैक बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव होगा? चूंकि ये पाई है तो 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई 2p पाई 4p पाई, इस तरह से करके आप जानते हैं कि सेल डिक्रीज करने से, ऑर्बिट नंबर डिक्रीज करने से इफेक्टिव ओवरलैप होता है। पता होगा आपको, इफेक्टिविटी ऑफ ओवरलैप ज्यादा होती है, जितना सेल छोटा होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज के क्लोज ओवरलैप होगा। ठीक है, तो इफेक्टिविटी ऑफ ओवरलैप बेटर होगी। ज्यादा इफेक्टिविटी ऑफ ओवरलैप होने के कारण आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ध्यान से देखते जाएंगे। अब अगर 2p पाई लिखूं, फिर लिखूं 2p पाई 3p पाई 3p पाई, ठीक है, और फिर लिखूं, चलो पहले इसे 2 लिखता हूं, फिर लिखूं 3p पाई 3p पाई, फिर लिखूं 3p पाई 4p पाई, फिर लिखूं 4p पाई 4p पाई। अच्छे से देखें तो एक बार फिर से सेल ऊपर डिक्रीज कर रहा है, इसलिए ऊपर की तरफ इफेक्टिव है। लेकिन इस बार आपको समझाने के लिए मेरे पास यह बात है, इस तरह का बैक बॉन्डिंग का इस्तेमाल आप कभी नहीं करेंगे, और यह सब बैक बॉन्डिंग तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक तो पाई को और बैक बॉन्डिंग को सोचें। बैक बॉन्डिंग एक सेकेंडरी इफेक्ट है। पाई बॉन्ड ही नॉर्मली बड़ा साइज का एलिमेंट नहीं बनाता है, थर्ड पीरियड का नहीं बनाता है। तो अगर आप बैक बॉन्डिंग पे जाएं तो वो तो थर्ड पीरियड का और अच्छे से नहीं बना पाएगा। तो बैक बॉन्डिंग कभी भी लार्ज साइज के एलिमेंट्स के बीच नहीं है पॉसिबल। हां, एक स्मॉल साइज का एलिमेंट अगर हो तो हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, ये भी लार्ज आप ले रहे हैं और ये भी लार्ज ले रहे हैं, ये दोनों क्या ले रहे हैं? लार्ज साइज एलिमेंट्स। तो इससे क्या, क्योंकि थर्ड पीरियड लार्ज साइज होता है तो नो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता तो बैक बॉन्डिंग कहां से होगा? लेकिन फिर भी ये वाली बैक बॉन्डिंग कभी कभी देखने को मिलती है, मैं दिखा दूंगा आगे चल के कहीं। लेकिन उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर हाई करवा के साइज छोटा कराना होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको ये वाली बैक बॉन्डिंग कभी कभी दिख जाएगी, ठीक है, ये वाली रेयरली ऑब्जर्व्ड विथ हाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स and hence small sized and hence small sizes। मैंने क्या बोला? कभी कभी ये वाली बैक बॉन्डिंग आपको दिख सकती है, दिख जाएगी, मैं दिखा दूंगा। तो सर 3p पाई तो पॉसिबल नहीं है, दोनों थर्ड पीरियड साइज का एलिमेंट है। मैंने क्या बोला? ऐसा करेंगे, लेकिन साथ में आप ये देखेंगे कि एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो थोड़ा हाई होगा। तो हाई ऑक्सीडेशन नंबर होने से वो थर्ड पीरियड का होके भी छोटा हो जाएगा। जैसे जेनॉन कभी मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है, जेनॉन मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि बड़ा साइज का एलिमेंट है। तो इसीलिए एक्सिओ हाईली अनस्टेबल है। एक्सी डबल बॉन्ड हो कैसे बनाओगे भाई? जेनॉन काफी बड़ा है। एक्सिओ2 भी एग्जिस्ट नहीं करता, हाईली अनस्टेबल है, कैसे बनाओगे? लेकिन आपने सुना होगा एक्सिओ3 एग्जिस्ट करता है, अनस्टेबल है बट एग्जिस्ट करता है। एक्सिओ4 थोड़ा कम अनस्टेबल है, थोड़ा कम, एक्सिओ3 ज्यादा अनस्टेबल है बट वो भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपने क्या किया, वहां पाई भी बनाया, लेकिन कैसे बनाया? जेनॉन पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट लगा के। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई करके आप साइज को एक्चुअली छोटा कर देते हैं, तो उस समय में पाई बॉन्ड और बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट लाया जा सकता है। ऐसे केसेस हम लोग क्रिएट करेंगे, लेकिन आपको इंतजार करना होगा। तो चलो, इफेक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड समझ में आ गया, ये बैक बॉन्डिंग समझ में आ गया। पाई बॉन्ड की तरह इसको लेना है, और आपने एक सेकंड पीरियड रहे तो आप 40 पाई भी बना सकते हैं, बट अगर सब लार्ज हो जाए दोनों, तब तो आप बैक बॉन्डिंग यूज नहीं करेंगे। रहा सवाल रेयर वाला केस, तो रेयर वाले केस को तो इन जनरल वाले केस के साथ मिक्स नहीं कर सकते, उसका अलग एग्जांपल ही उठाया जाएगा। क्लियर होनी चाहिए चीजें। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, इफेक्टिविटी के बाद मैं बातें करूं। BX3 एसिडिक स्ट्रेंथ,
एंड स्टेबिलिटी। ठीक से देखोगे, BX3 एसिडिक स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी मतलब ट्राई बोरॉन ट्राइहेलाइड्स, ट्राइफ्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, ट्राइब्रोमाइड, ट्राइआयोडाइड। सर इसको तो हम लोगों ने सर बहुत पहले पढ़ा, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं पढ़ा रहा हूं, जरा पढ़ तो ले। आप पढ़ा हुआ तो आपका सब कुछ होगा, आप पढ़ते जाएं। ठीक से देखिए, अब पॉइंट है, आप बैकबॉन्डिंग को किस नजरिए से देखते हैं? दो चीज है केमिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट को रेक्टिफाई करता है, आयोनिक बॉन्ड के लिए पोलराइजेशन और कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बैकबॉन्डिंग। ठीक है, फिर से बोलता हूं, आप ये दोनों चीज जबरदस्ती लगाएं और हर वक्त लगाएं। जब भी आपके कोवेलेंट कंपाउंड है तो आप एक बार चेक जरूर करें कि वहां बैकबॉन्डिंग तो नहीं लग रहा है, और जब भी आपका आयोनिक कंपाउंड है तो एक बार जरूर चेक करें कि यहां पोलराइजेशन का केस तो नहीं है, ये इफेक्टिव पोलराइजेशन का केस तो नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए बैकबॉन्डिंग रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, और आयोनिक कंपाउंड के लिए पोलराइजेशन रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। ये दो हमेशा इन दोनों में आप लगाते रहेंगे। तो जब भी आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड का गुच्छा है, एग्जांपल्स का सेट है, आप बैकबॉन्डिंग चेक करेंगे। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं, ठीक से देखें तो बैकबॉन्डिंग है। ये देखो 2p से निकला और 2p में गया। सेकेंड पीरियड दोनों स्मॉल साइज है, तो आप बोलेंगे ये इफेक्टिव बैकबॉन्डिंग है। ठीक से देखेंगे, ये 2p से नहीं निकला, 3p से निकला। क्लोरीन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां है? 3p में। 3p से निकला और 2p में गया, तो 2p पाई 3p पाई। देखो 2p, हालांकि पहले छोटा वाला लिखते हैं, तो 2p पाई और 3p पाई, ये भी इफेक्टिव बैकबॉन्डिंग होगा। हां, उसके इतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन इफेक्टिव होगा। अब चले, यहां पर क्या होगा दोस्त? 2p पाई 4p पाई, लेस इफेक्टिव होगा। लेस इफेक्टिव होगा। अब चलो यहां पे आ जाओ, 2p पाई 5p पाई, ये इनइफेक्टिव हो जाएगा धीरे धीरे। इनफेक्टिव बैकबॉन्डिंग हो जाएगी। सवाल है इसमें कि बैकबॉन्डिंग किधर स्ट्रेंथ हुआ, मजबूत हुआ? ऊपर। अब मेरा एक सवाल है, स्टेबिलिटी किधर जाएगी और स्टेबिलिटी का रीजन क्या होगा? जल्दी से मेरा ये क्लियर करें। स्टेबिलिटी जाहिर सी बात है ऊपर जा रही है, स्टेबिलिटी का रीजन इस तरह से आप BX3 में क्या लिख रहे हैं? रीजन ऑफ स्टेबिलिटी जल्दी से बताएं आप लोग, सभी लोग। जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं सभी लोगों से आग्रह है, मतलब सभी लोग बताइए, सभी मतलब सभी लोग। रीजन मैंने पूछा है कि अप द ग्रुप जाने पर यहां पर ये स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्या रीजन है? ऊपर जाने पर बैकबॉन्डिंग स्ट्रांग हो रहा है ड्यू टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैकबॉन्डिंग। ये गलत रीजन है। लोग ऐसे बोलते हैं कि ऊपर जाने पर बैकबॉन्डिंग स्ट्रांग हो गया, इसीलिए ऊपर वाला बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गया।
तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, गलत हो गई। आप मेरे को यह बताइए, बैक बॉन्डिंग प्राइमरी है या सेकेंडरी? सेकेंडरी इफेक्ट है। दूसरी बात, बैक बॉन्डिंग सिग्मा है या पाई? तो पाई बॉन्ड है। भाई साहब, आप स्टेबिलिटी के लिए सिग्मा बॉन्ड को छोड़ दिए और पाई को जिम्मेदार ठहरा दिए, क्योंकि आप बैक बॉन्डिंग के टॉपिक पढ़ रहे हो, इसलिए। इस वजह से गलत बात है, बहुत गलत बात है। लॉजिक क्या क्या होगा? पहला पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे, एग्रीगेट सिग्मा पाई एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऊपर जाने पर बढ़ गई। यह आंसर हुआ, यह सही सही आंसर हुआ। एग्रीगेट सिग्मा पाई बॉन्ड। यही दिक्कत होती है, लोग को जो टॉपिक पढ़ाओ ना, लॉजिक वो लगाता है। ऐसा नहीं होता दोस्त, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, और तुम एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी डिस्कस करने लगे बैक बॉन्डिंग से। क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूं। अरे यार, सिग्मा के सामने तो पाई का कोई मोल ही नहीं है। पाई तो स्टेबिलिटी को तब थोड़ा मोड़ा दाएं बाएं पलट देगा जब पाई सिग्मा की एनर्जी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो एग्रीगेट बोलना है, एग्रीगेट सिग्मा पाई बॉन्ड एनर्जी ऊपर जाने पर बढ़ जाएगी। और ये एग्रीगेट बढ़ने के पीछे तीन लॉजिक है। एक लॉजिक है पहला, ध्यान से सुनो, एक लॉजिक है पहला, सिग्मा बॉन्ड एनर्जी का बढ़ना। दूसरा, बैक बॉन्डिंग का स्ट्रांग होना। और तीसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का बढ़ना। क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता है, बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर कोवेलेंट बॉन्ड में उतना बढ़ता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड की स्टेबिलिटी, बॉन्ड की एनर्जी बढ़ती है। तो चलो, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, यह गलत है, इसका सही क्या लिखोगे? ड्यू टू इंक्रीजिंग एग्रीगेट सिग्मा पाई बॉन्ड एनर्जी। यह सही सही लॉजिक हुआ। तो फाइनली हमारी स्टेबिलिटी ऊपर बढ़ गई। अब मैं नेक्स्ट पेज में इस बात को लिखने वाला भी हूं। ठीक है, अभी स्टेबिलिटी की बात हो रही थी, एसिडिक स्ट्रेंथ की भी बातें होंगी, भी बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। बने रहे, बहुत सारे यूनिट फैक्ट्स जो आप लोग कभी नहीं देखे होंगे चीजों को, आप स्क्रीनशॉट ले प्लीज। देखिए, अब इसमें फोर्थ पेज में मैं बात करता हूं। हां, ये जो मैंने बोला कि ऊपर जाने पर एग्रीगेट सिग्मा पाई बॉन्ड एनर्जी, ये जो बढ़ी, अब इसके पीछे मैंने जो लॉजिक बोला, एक लॉजिक मैंने बोला सिग्मा बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, दूसरा लॉजिक मैंने बोला पाई बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, और तीसरा लॉजिक इसके पीछे का मैंने बोला, इस लॉजिक के पीछे का लॉजिक, ईएन डिफरेंस बढ़ा। ईएन डिफरेंस बढ़ने से आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, और ये बढ़ने से देयरफॉर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो हर चीज को आपको जानना समझना है। ठीक है, आप बड़े कंपटीशन की तैयारी में हैं, कोई छोटा कंपटीशन आपका नहीं है जो कुछ बोल के निकल गए। जितने पॉसिबल रीजंस हैं, आप सब पर काम करते हैं। तो चलो, ये हमने डिस्कस किया। अब आते हैं, बात करें हम लोग नाउ, ये BF3, आप बोरॉन को X2 से रिएक्शन कराते हैं तो BX3 बनता है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, क्या? एक्सेप्ट आयोडीन वाला। एक्सेप्ट आयोडीन वाला क्या मतलब है, जरा समझें। क्योंकि आपका जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हमने मेन ग्रुप एलिमेंट्स में आपको पढ़ाया था, ये जो बोरॉन है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। याद करें, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, बोरॉन, सिलिकॉन, हमने पढ़ाया भी था। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन बड़ा आराम से होगा, और इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको ले जाएगा। लेकिन बट आयोडीन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडीन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए प्रैक्टिकल लेवल पर आयोडीन के साथ यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। मतलब आप बोरॉन का फ्लोरीन से करा सकते हैं, क्लोरीन से करा सकते हैं, ब्रोमीन से करा सकते हैं, लिखने के लिए लोग आयोडीन में भी लिख देते हैं, लेकिन बोरॉन प्लस आयोडीन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, एक्सेप्ट आयोडीन वाला, बाकी सब लेकिन चलने के लिए चलता, फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बोरॉन का आयोडीन से नहीं होता।
अब देखिए यहां पर आपने स्टेबिलिटी में जो किया, BBr3 and Bi3 so undergoes पायरोलिसिस। ये पायरोलिसिस में इस तरह से जा सकता है क्योंकि धीरे धीरे नीचे आने पर बॉन्ड एनर्जी कमजोर हो जाएगी। क्या मतलब है? एंड दैट्स व्हाई दे आर कलर्ड, दैट्स व्हाई दे आर कलर्ड। क्या बोलना चाह रहे हैं सर? ये आपका BF3 BCl3 कलरलेस है, ये दोनों कलरलेस है, ठीक है। स्टेबलाइज्ड बाय इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। अब इसको आप वाइल वहीं पर, चूंकि BBr3 में बॉन्ड एनर्जी कम हो गई है इसलिए ये लाइट पड़ने पर टूटना स्टार्ट कर देता है और बोरॉन प्लस Br2 में आ जाता है और ब्रोमीन का कलर होता है रेड ब्राउन, ठीक है। तो Bi3 में तो और ज्यादा आसानी से होगा। तो आपसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में ऐसा पूछा जाएगा कि BF3 BCl3 कलरलेस है जबकि BBr3 Bi3 में कलर है, क्यों है? तो चलो आ जाओ, बोरॉन प्लस I2 आयोडीन में वायलेट कलर है। तो आप इसको, चूंकि लाइट पड़ने पर ब्रेक कर रहा है इसलिए आप इसको पैरोलिसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो पैरोलिसिस के कारण BBr3 Bi3 डिकम्पोज होता है, ठीक है। और ये भी हमने एक अच्छी बातें करी है, लोग सामान्य तौर पर इसको नहीं जानते हैं, उम्मीद है आप लोग को भी नहीं पता होगा। आप लोग सोचते होंगे बोरॉन का आयोडीन हैलोजन से डायरेक्ट रिएक्शन कराओ तो BX3 बनेगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि आयोडीन Bi3 का डायरेक्ट सिंथेसिस नहीं होता है, कॉम्बिनेशन करके दूसरे तीसरे मेथड से आप बना सकते हैं। अब आ जाइए एसिडिक स्ट्रेंथ पर। एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा लुईस एसिड का जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की पावर, कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ किधर ज्यादा है? माइनस आई इफेक्ट कहता है कि फ्लोरीन पर का माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, इसीलिए बोरॉन पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छे से आप देखेंगे ठीक से। हमने बोला कि माइनस आई इफेक्ट कहता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से बोरॉन पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो BF3 को ज्यादा एसिडिक होना है, माइनस आई इफेक्ट कहता है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड। ये देखो सही है, 4 एरो दिखाया दिया, 3 एरो, 2 एरो, 1 एरो। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड रिलेटिवली कम हुआ, यहां पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और कम, यहां पॉजिटिव चार्ज। तो इधर माइनस आई इफेक्ट बढ़ा, तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। ये लॉजिक है अपने पास, लेकिन ये सही लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक सही नहीं है। क्यों? क्यों पता भी होगा आप लोगों को शायद कि बैकबॉन्डिंग भी आपके सामने है। देखो आप धीरे धीरे अभी तो पहला एग्जांपल है ना, हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस पी ब्लॉक का उठाएंगे। तो आगे आपके सामने इनऑर्गेनिक बदनाम क्यों है? क्योंकि लोग फैक्टर को तौलते नहीं है सही से। आगे आपके सामने ऐसे एग्जांपल आएंगे जहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं रहेगा, आप माइनस आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ डील कर लेंगे। अभी आपके पास ऐसा एग्जांपल है जिसमें बैक बॉन्डिंग और माइनस आई इफेक्ट दोनों आप बैक बॉन्डिंग से डील कर लिए, और कभी ऐसा रहेगा कि बैक बॉन्डिंग और माइनस आई इफेक्ट दोनों रहेगा, आप बैक बॉन्डिंग छोड़ के माइनस आई इफेक्ट से डील कर लेंगे। तो आपको फैक्टर को समझना पड़ेगा। जो पहला केस हमने बोला, बैक बॉन्डिंग और माइनस आई इफेक्ट दोनों है, बैक बॉन्डिंग से आप डील कब कर लेंगे? जब बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होगा। तो बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव अगर आपका हुआ तो बैक बॉन्डिंग का काम क्या? उसने क्या किया? सेंट्रल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल को इंगेज कर दिया। नहीं, BF3 में जो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल था उसको वो इंगेज कर लिया, बैक बॉन्डिंग इफेक्टिवली इंगेज कर लिया। लेकिन वहीं पर आप Bi3 को देखें तो Bi3 में बैक बॉन्डिंग बहुत वीक है, इतना वीक है कि आप देख रहे हैं पायरोलिसिस तक हो जा रहा है उसका। तो आप समझें कि बैक बॉन्डिंग के कारण वैकेंट ऑर्बिटल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल अपवर्ड
आपकी डिक्रीज हो रही है, कम मिल रहा है आपको। जब कोई लुईस बेस आएगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके, तो ध्यान से BF3 और BI3 से जिक्र करो। BF3 कहेगा कि मैं तुम्हारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना चाहूंगा। क्यों नहीं लेना चाहोगे भाई? इसलिए नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो मेरा वैकेंट ऑर्बिटल था वो पाई बॉन्ड से इन 3 एलिमेंट्स से इंगेज हो गया है। और इंगेज इस तरह से हुआ है कि अगर मैं इन लोगों को, तीनों फ्लोरीन को बोलूं कि तुम अपना अपना पाई ले जाओ और मैं तुमसे कोऑर्डिनेट करवा लूं, तब भी तुमसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी मेरे को अभी दिख रही है, इसलिए मैं तुम्हारा नहीं लूंगा। वही BI3 कहेगा मेरा बैक बॉन्डिंग कमजोर है तो मेरी बॉन्ड एनर्जी कम है, अगर तुम दे दोगे तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। sp3 होने पर p कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी एवरेज बढ़ जाएगा, तो मेरा बॉन्ड एनर्जी एवरेज बढ़ जाएगा, इसलिए मैं स्टेबलाइज हो जाऊंगा ज्यादा। तो तुम आ जाओ, मैं पाई वालों को बोलता हूं कि तुम लोग को बैक बॉन्डिंग का तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉन लौटाया जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, दो चीजों में लड़ाई है। क्या लड़ाई है? आपका बैक बॉन्डिंग में BF3, ये बैक बॉन्डिंग में जब लुईस बेस आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है? ऐसा लुईस बेस जो कि जिसके वजह से वो बैक बॉन्डिंग बैक नहीं हो सकता, क्योंकि बैक बॉन्डिंग की वजह से उसको एग्रीगेट बॉन्ड एनर्जी ज्यादा फील हो रही है। और BI3 में क्या हो रहा है? BI3 में बहुत सिंपल है, बैक बॉन्डिंग पुअर है। जब लुईस एसिड आएगा तो एक सिग्मा बॉन्ड एक्स्ट्रा बढ़ेगा, सिग्मा बॉन्ड बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसीलिए यहां पर आपको वैकेंट ऑर्बिटल की उपलब्धता ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक गलत है, सही लॉजिक मैं लिख देता हूं और उस पर मैं बात भी करता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले इस पेज का जल्दी। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हमने बोला कि जब आप BF3 से BI3 की तरफ जा रहे हैं तो इधर जाने पर आपका इफेक्टिविटी ऑफ बैक डोनेशन है, बैक बॉन्डिंग है, और इधर जाने पर इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल है, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, लुईस एसिड कैरेक्टर। देखिए, सिंपली आप अगर बात करें, हमने क्या बोला कि सिंपली जब BI3 से ये बैक बॉन्डिंग था, लेकिन आपने जब अमोनिया को इसके साथ लगाया तो ये सबने अपना अपना पेयर खींचना स्टार्ट किया, क्योंकि अब इससे इसको एक नया क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और एवरेज बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। सिग्मा बॉन्ड बढ़ने से एवरेज बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, सब इसी पर डिपेंड करता है। जानते हैं हम आपसे क्या डिस्कस कर रहे हैं? जरा देखें आप, पता नहीं शायद आपको ध्यान में उधर नहीं गया होगा। ये एसिडिक कैरेक्टर कंप्लीट डिपेंड करेगा इस पर कि जो सामने में लुईस बेस आ रहा है वो क्या है। अगर आपको लुईस बेस के बारे में जिक्र नहीं किया गया है कि कौन सा लुईस बेस आ रहा है, तो आप समझेंगे कि हम सॉफ्ट लुईस बेस के बारे में बात कर रहे हैं। सैब प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, सॉफ्ट बेस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बेस सॉफ्ट की जगह हार्ड रहे तो कई बार ऑर्डर चेंज हो जाता है, कभी कभी सीधा पलट जाता है, कभी कभी इरेगुलर हो जाता है। इसीलिए आपको यह जहन में रखना है कि जब आप कभी कोई आपको इस तरीके का सामना होगा किसी कॉन्सेप्ट से, कभी कोई एग्जांपल से कोई बुक पलटेंगे, मैं बोलूंगा बुक पलटेंगे, उसमें देखेंगे कि इस बेस के तरफ BF3 से BI3 में देखेंगे कि लुईस बेस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रिवर्स दिख रहा है, तो जरा आप उस समय में गौर करेंगे ये क्यों हुआ, क्योंकि वो सॉफ्ट बेस आ रहा है या जो बेस आ रहा है वो हार्ड बेस आ रहा है। तो बेस के नेचर के अकॉर्डिंग भी आपका एसिडिक स्ट्रेंथ वैरी करता है। अगर हम लोगों ने नहीं कुछ बोला है तो बेस सॉफ्ट ही लिया जाता है, या नहीं कुछ बोला है तो सामने वाला एसिड सॉफ्ट लिया जाता है। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं टुवर्ड सॉफ्ट एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं टुवर्ड सॉफ्ट बेस। ठीक है, आपको उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी।
चलो आ जाओ। तो हमने पहला एग्जांपल BX3 से किया, BX3 में स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह हम लोगों ने सीखा। सेकेंड एप्लीकेशन पे आते हैं। NH3 NCH3 होल 3, ध्यान से देखेंगे, NGH3 होल 3 और PSiH3 होल 3। ये 4 मॉलिक्यूल्स हमने लिए। इसमें आप पहले आप 3 लें, या चलो चारों ले लेता हूं, एक साथ कर लेंगे हम लोग। अब इसमें ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, शेप लिखना है बेसिकली, हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करना है इन मॉलिक्यूल्स में। फ्रीक्वेंटली कंपटीशन में आते हैं, आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। NH3 NCH3 होल 3 और एक और ले लो, नहीं तो लंबा हो जाएगा। आपको एक काम करता हूं, पहले छोटा लेता हूं, ठीक है। NSiH3 होल 3 और NGH3 होल 3, पहले छोटा लेता हूं, फिर P वाला भी ले लो। ध्यान से देखो, NH3 ले लीजिए, वो भी ले ही ले, चलो ले लेते हैं। कर ही लोगे तुम लोग, छोड़ोगे थोड़े ना। PSiH3 होल 3, पहला मॉलिक्यूल NCH3, बस ध्यान बनाए रखें, ट्राइमिथाइलेमिन। NSiH3 होल 3, क्या बोलोगे इसका नाम? कार्बन की जगह सिलिकॉन आया, तो मिथाइल की जगह नाम हो जाएगा सिलाइल। तो क्या नाम हो जाएगा? ट्राइसिलाइल एमीन। NGH3 होल 3, ट्राइजर्माइल एमीन। देखोगे, और एक ले रहा हूं PSiH3 होल 3, क्या नाम हो जाएगा? PSiH3 होल 3। तो ट्राइसिलाइल फॉस्फीन, नाम को देखो, ट्राइसिलाइल फॉस्फीन, PH3 फॉस्फीन होता, तो ट्राइसिलाइल फॉस्फीन। अब सारे को ड्रॉ करना है, और कोवेलेंट कंपाउंड में हमेशा बैक बॉन्डिंग देखनी है। तो बैक बॉन्डिंग का कोई स्कोप तो दोस्त नहीं है जी? दूर दूर तक कोई स्कोप है बताओ? नहीं है, नहीं हो सकता है। मैंने बोला कि हमेशा जब भी आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड आए तो आपको अब बैक बॉन्डिंग लगाना है। तो चलो, यहां पर बैक बॉन्डिंग है या नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट नहीं है, नो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का क्या रह गया दोस्त? sp3। ये लोन पेयर हाइब्रिड रह गया, हाइब्रिड लोन पेयर रह गया नाइट्रोजन पे, sp3 1 2 3 4। और शेप क्या हो गया आपका? पिरामिडल। देखते जाओगे। अब सेकंड आ जाओ NSiH3 होल 3 पर, ध्यान से देखो। ये लो, ध्यान से देखो। अब इस बार सिलिकॉन के पास आपका वैकेंट है? नहीं है, वैकेंट 3D है, क्योंकि सिलिकॉन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहां पर, है ना। तो इसके पास वैकेंट 3D हो गया। sp3 में 3s और 3p इंगेज हुआ, तो 3D तो वैकेंट है, तो वैकेंट 3D एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो आपकी बैक बॉन्डिंग होगी। कहां से कहां निकली, जरा गौर करें। सर 2p से निकल के और 3D में गया, ये इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हुई। हालांकि वहां पे मैं लिखना भूल गया था, डी वाला एग्जांपल मैंने नहीं लिया था। मैं बता दूं, जब भी आपका कोई पी पाई उससे स्ट्रांग होता है पी पाई डी पाई, और उससे स्ट्रांग होता है डी पाई। जान ले इस बात को, अगर आपको नहीं पता हो तो। पी से ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप डी ऑर्बिटल करते हैं, ठीक है।
पी से ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप डी ऑर्बिटल करते हैं, तो पी पाई से इफेक्टिव होगा पी पाई डी पाई, और उससे इफेक्टिव होगा डी पाई डी पाई, बशर्ते प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहे, वो प्राइमरी चीज है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां अगर एन है तो एन 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 ही होगा, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहे। ठीक है, तो चलो आ जाओ। मतलब कहने का कि 2p पाई 3p पाई और 2p पाई 3d पाई में कौन स्ट्रांग होगा? 2p पाई 3p पाई और 2p पाई 3d पाई में कौन स्ट्रांग होगा? तो 2p पाई 3d पाई स्ट्रांग होगा। कई बार स्टूडेंट इसमें गलत करते हैं, जितना डायरेक्शनल हो ऑर्बिटल बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता है। ठीक है, डायरेक्शनल एसपीडी में खास करके एफ का हिसाब किताब अलग है, एफ तो थियोरेटिकली 5 बॉन्ड तक बनाने चले जाता है, एफ का हिसाब किताब अलग है, एफ को छोड़ के बात करें। एसपीडी में अगर आप बात करें तो जितना डायरेक्शनल ऑर्बिटल होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। कई लोग बोल देते हैं कि एसएस ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रांग है पीपी से, अरे क्या लगाते हैं कि एस न्यूक्लियस के क्लोज है? जी नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पर होता है, तो एसएस से स्ट्रांग होता है पीपी और पीपी से स्ट्रांग होता है डीडी। ठीक है, तो अगर पीपी सिग्मा बना रहा हो, ध्यान से, पीपी सिग्मा बना रहा हो और डीडी पाई बना रहा हो तो कौन स्ट्रांग होगा? पीपी सिग्मा बना रहा हो और डीडी पाई बना रहा हो तो कौन स्ट्रांग होगा? अब डीडी को मत करा देना रे, यहां सिग्मा है, पहले वो देखना कि सिग्मा बन रहा है कि पाई। ठीक है, अभी देखो यहां पे क्यों हुआ ये स्ट्रांग? क्योंकि ये पाई बना रहा है और ये भी पाई, तो जब दोनों पाई बनाए तो ये स्ट्रांग। लेकिन पीपी अगर सिग्मा बना रहा है, डीडी पाई बना रहा है, तो सिग्मा वाला स्ट्रांग होगा, तब पाई को मत कर देना, तब पीपी हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ रहे होगे। चलो आ जाओ, तो बैक बॉन्डिंग हुआ, तो ये जो पेयर है, एक्चुअली ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों पोजीशन पर डिलोकलाइज हो जाएगा, 2p पाई 3d पाई इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, तो ये डिलोकलाइज हो जाएगा, तो ये प्लेन में आ गया, नहीं आ गया? sp2 हाइब्रिडेशन के साथ हो गया। तो यहां पर आपका इस तरह से अगर इसी चीज को डिस्कस करें, हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया? इस मॉलिक्यूल को बाद में लिखेंगे, जगह कम है। हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया? sp2। प्लेनर हुआ, हाइब्रिड तो है नहीं, लोन पेयर तो है नहीं, सेप क्या हो गया? सेप प्लेनर, लेकिन बोलना पड़ेगा प्लेनर NSI3 यूनिट। ओवरऑल मॉलिक्यूल तो नॉन प्लेनर होगा ना, ये सब गलत मत कर दीजिएगा। ओवरऑल नॉन प्लेनर किसके कारण? ड्यू टू sp3 सिलिकॉन। नहीं, ओवरऑल मॉलिक्यूल को प्लेनर मत कर देना, ये वाला यूनिट प्लेनर होगा। कौन वाला यूनिट? NSI3 यूनिट जो होगा दोस्त, ये वाला यूनिट सिर्फ प्लेनर होगा, इतनी दूर। बाकी तो sp3 हाइब्रिडेशन है इसका, तो इसका sp3 है, तो ओवरऑल क्या होगा? नॉन प्लेनर होगा ये, और ये तो नॉन प्लेनर ऑलरेडी था। तो NSiH3 ये हमने एग्जाम्पल इसलिए लिया, ग्रेजुएशन वालों का एग्जाम्पल है, इसको लेना कोई तुक नहीं बनता। आप लोगों के लिए तो एग्जाम्पल वो है, और आप लोगों के लिए एग्जाम्पल PSiH3 होल 3। ये तो मेरे लेने का काम है कि सिर्फ उन लोगों को चलो हमने कुछ समझाया, समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। तो आ जाओ NZEH3 होल 3 से मुलाकात करवाता हूं। ठीक है, क्या है, क्या होगा? बैक बॉन्डिंग मेरा ये सवाल है, आप सभी को जवाब देना है। देखिए ध्यान से, इसके पास तो वैकेंट है अब ये बोलिए बैक बॉन्डिंग हुई कहां से? निकली 2p से, और कहां गई? चौथे पीरियड में। हमने अभी आपको इफेक्टिविटी ऑफ बैक बॉन्डिंग पढ़ाया था कि 2p पाई बहुत इफेक्टिव होता है, और 2p पाई 3p पाई भी इफेक्टिव होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब आप 4 में एंटर करने लगते हैं तो धीरे धीरे बैक बॉन्डिंग की इफेक्टिविटी खत्म होने लगती है, कम होने लगती है। मेरा आपसे सवाल है, मैं यहां क्या लिखूं? इफेक्टिव या इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग? सभी लोग वीडियो देख रहे, सभी लोगों से गुजारिश है आप बताएंगे।
मैं यहां क्या लिखूं, इफेक्टिव या इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग? मैं यहां क्या लिखूं, इफेक्टिव या इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग? जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं सभी लोग सोचे कि ये यहां पे क्या लिखूं, इफेक्टिव या इनइफेक्टिव बैक बॉन्डिंग? दो वर्ड लिखने, इफेक्टिव इनइफेक्टिव, क्या लिखूं? इफेक्टिव मतलब काफी इफेक्टिव हुआ, और इनइफेक्टिव मतलब लेस इफेक्टिव या इनइफेक्टिव, जो बोल रहे। सभी लोग जवाब दें। हमारे रिकॉर्डेड मोड में देखने वाले स्टूडेंट को भी मैं बोल रहा हूं, आप भी अच्छे से सोचें, ये इंतजार ना करें कि सर क्या जवाब देने वाले हैं। मैं जवाब पढ़ रहा हूं, मेजर लोगों ने इनफेक्टिव बोला है, एक दो लोगों ने इफेक्टिव बोला है। इफेक्टिव बोलने वाले लोग जो भी हैं, चाहे रणधीर जी हैं और रोहित कुमार जी हैं, और जैतून इफेक्टिव में कुछ नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अभिनव जी हैं, अभिनव झा, बट बाद में उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया है कि वो लेस है, ठीक है। और बाकी कोई इफेक्टिव में नहीं है, सब लोगों ने इनइफेक्टिव लिखा। मैं ये जानना चाहूंगा कि इनइफेक्टिव तो बहुत जाहिर है, कोई इफेक्टिव अगर बोल दिया इसको तो भाई उसके दिमाग में क्या चला, क्या बता पाएंगे? जिन लोगों ने इफेक्टिव जाहिर किया है, क्या आप ये बता पाएंगे कि इफेक्टिव क्या सोच के आपने बोला और डिलीट कर लिया? हमारे देश की ये बड़ी अच्छी खासियत है। जब मोदी जी खुद अपना पैर खींच लेते हैं तो भाई हम लोग किस खेत की उंगली है? चलिए देखिए, मैं बताता हूं। अब ऐसे देखें चीजों को, मैं बताता हूं। ये बैक बॉन्डिंग ऐसे ही कुमार मनूज मैजिकल इनऑर्गेनिक नहीं बोलते हैं दोस्त, ये बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव है। अगर आपने, यकीन मानिए, इनइफेक्टिव सोचा है तो आपने सही सोचा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब मैंने जो पढ़ाया आप उसको लर्न कर पा रहे हैं। अगर आप इनइफेक्टिव सोच रहे हैं तो कोई शिकायत नहीं है, जाहिर है इनइफेक्टिव सोचना ही चाहिए। मैंने क्यों इफेक्टिव बोला, जरा इस बात को समझे। जब यह बैक बॉन्डिंग होगा, ध्यान से सुने, तो आपके पास इससे पहले दो एग्जाम्पल था। एनसी, अच्छे से मेरी बात को लर्न करें, सीखें, ठीक है। आपके पास दो एग्जाम्पल था, NCH3 इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हुआ, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या है? क्या आपको पता बॉन्ड एंगल क्या है NCH3 का? बॉन्ड एंगल क्या है NCH3 का? आप जरा एक बार गूगल करें, एक बार सरप्राइज्ड होंगे। ये लेस देन 109 है कि ग्रेटर देन 109 आपके पास लोन पेयर है? आप जल्दी से गूगल कर ले, ट्राइमिथाइलएमीन का बॉन्ड एंगल क्या है। देखिए आप कितना चौंकेंगे, जल्दी से आप गूगल करके बताएं बॉन्ड एंगल NCH3 का कितना। गूगल करें, बिना गूगल के ना होगा, अगर याद है तो याद है, नहीं तो नहीं होगा। जल्दी से जल्दी से। लेस देन 109 तो होगा ही नहीं दोस्त, लेस देन 109 कैसे हो सकता, सवाल ही नहीं है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं सरप्राइज्ड होंगे आप, जल्दी से गूगल करें आप। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। चेस मत खेला करो, कैरम बोर्ड खोलो, कैरम खेलने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है।
एग्जैक्ट एंगल मैंने पूछा 100 NCH3 होल 3 का क्या है, जल्दी से गूगल करो। अभी तक किसी ने नहीं किया, मैं बोल दूं? चलिए, आया जवाब, मिला। अब देखो 110.9 आपने लिखा है, ये एंगल 109 से छोटा है या बड़ा? बड़ा है, 111 डिग्री हुआ, 2 डिग्री आपका बढ़ा है। अब जरा सोचो, 3 मिथाइल ग्रुप, ध्यान से देखो, 3 मिथाइल ग्रुप है नीचे और ऊपर लोन पेयर है। आपके लोन पेयर के कॉम्प्रेसिबिलिटी को, जो कि 109 से इसके एंगल को छोटा कर देता, अमोनिया 107 पर था, उससे ये एंगल बड़ा हो गया। अमोनिया से बड़ा होना इज नॉट मैटर, 109 से भी बड़ा हो गया, 109 से भी बॉन्ड एंगल बड़ा हो गया। तो जब 109 से बड़ा हो गया, इसका मतलब है जो आपने एलपीबीपी रिपल्सन सोचा था, उससे मिथाइल ग्रुप ने ये रिपल्सन को बढ़ा दिया और 111 पर चला गया। जरा सोचे, अब एक ध्यान से सुने, 120 120 पर एक बार वंस इट रीचेज, अगर एक बार ये 120 पर पहुंच जाए, हाइब्रिडेशन साफ साफ क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। 120 पर पहुंच जाए तो हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। जैसे किसमें है? NSiH3 होल 3 में। यहां बॉन्ड एंगल कितना है अब? 120। और यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है आपका? 111। 110.9 तो 111 लिखो। अब सोचो, 111 उल्टा आपका जो कम होना चाहिए, कम नहीं है, ये ज्यादा है 109 से, जबकि इसको होना चाहिए कम। तो सोचो पहले क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? क्योंकि मिथाइल ग्रुप का अपना एक अच्छा साइज है, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है लेकिन छोटा भी ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो वो नीचे पिरामिड शेप में जो नीचे 3 मिथाइल है, वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है और बॉन्ड एंगल उठ रहा है। तो आप जरा सोचे, कार्बन से चेंज होकर के यहां सिलिकॉन आया और सिलिकॉन से चेंज होके बहुत बड़ा जर्मेनियम आया, कार्बन से चेंज होके सिलिकॉन और CH3 से चेंज होके GeH3 और बड़ा ग्रुप आया। तो जब ये GeH3 आया तो कितना भारी नीचे रिपल्सन हुआ होगा, सोचो। अब ये जब 111 पर पहुंच गया, यहां भी बैक बॉन्डिंग नहीं है, मान लो वहां भी बैक बॉन्डिंग नहीं है, क्या मैं बोल रहा हूं? यहां भी बैक बॉन्डिंग नहीं है, मान लो वहां भी इनइफेक्टिव है, बैक बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन इन दोनों में अगर बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो वहां ग्रुप रिपल्सन काम आएगा ना जी। और GH3 CH3 से बड़ा नहीं, बहुत बहुत बड़ा ग्रुप होगा। कार्बन की एटॉमिक साइज लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम होती है, कार्बन की एटॉमिक साइज लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम होती है, 0.8 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है कार्बन की एटॉमिक साइज, और जर्मेनियम की एटॉमिक साइज 1.25 एंगस्ट्रॉम के अराउंड हो जाती है। तो जरा सोचे, 1.22 उतना साइज बड़ा चला गया। जर्मेनियम है ना, गैली जर्मेनियम, हाँ सही है, 1.22 उतना, मतलब कितना बड़ा हो गया कार्बन से आपका? 1.5 गुना बड़ा है। उतना बड़ा एलिमेंट का वो ग्रुप है और ये 111 पर है, वो तो रिपेल करके 120 के अराउंड पहुंचा देगा। जरा सोचो, दिमाग लगाओ। और बैक बॉन्डिंग ने थोड़ा मोड़ा भी असर दिखाया अगर, तो कुल मिला करके ये दोस्त कुल मिला करके ये तो प्लेनर हो जाएगा। इसमें दो इफेक्ट काम कर रहा है, प्लेनर मतलब वो यूनिट, दो इफेक्ट काम कर रहा है, एक बैक बॉन्डिंग और एक ग्रुप रिपल्सन। इसमें दो इफेक्ट काम कर रहा है, एक बैक बॉन्डिंग भी और एक ग्रुप रिपल्सन भी है। एक बैक बॉन्डिंग भी है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी है। लेकिन क्या मॉलिक्यूल ये कभी आपको बताएगा कि मेरा बॉन्ड एंगल क्यों बड़ा हुआ है? प्रैक्टिकली सोचे, क्या मॉलिक्यूल आपसे कभी ये बोल, जैसे NCH3 होल 3 को कोई पूछे कि तुम्हारा बॉन्डिंग 109 से बड़ा क्यों हो गया, 109 से छोटा ना होना चाहिए, लोन पेयर है, तो वो क्या बोलेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। NGH3 होल 3 को कोई पूछे तुम्हारा बॉन्ड एंगल 120 कैसे पहुंच गया भाई,
तो ये क्या बोलेगा, क्यों पहुंच गया, ग्रुप रिपल्सन या बैक बॉन्डिंग, दोनों हो रहा है। कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल सकता, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। ये वही बात है कि आप ध्यान से सुने, आपको कोरोना हो गया, आपको जब कोरोना हो गया तो दो चीजें काम कर रही है, आपको एडमिट किया जा रहा है, एक भगवान का इफेक्ट, गॉड का इफेक्ट, ईश्वर अल्लाह का इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट काम कर रहा है मेडिसिन का इफेक्ट, जो डॉक्टर साहब का इफेक्ट है। तो आपसे बोला जा रहा है कि किस इफेक्ट के कारण तुम्हारा ट्रीटमेंट हुआ और तुम सही हो गए, तुम जरा सोचो किस इफेक्ट के कारण। तो इफेक्ट दोनों काम कर रहा है, आप फिर भी बोल रहे हैं मेडिसिन से। ध्यान से सुनेंगे, आप बोलेंगे दवा से, क्योंकि सबको पता है दवा से सही हो रही है, तो सर दवा से अच्छे से वो मेडिसिन लिया गया, प्रॉपर स्टेरॉइड्स वगैरह सब कुछ दिया गया, और अब मान लो किसी पेशेंट को डेड घोषित कर दिया गया, सेकंड केस, उसमें तो मेडिसिन हो गया, डेड घोषित कर दिया गया, मर गया, और बेचारा मरने के बाद पता चला कि उसको जलाने जा रहा और बेचारा जिंदा आ गया। मेरी बात को सुने, जिंदा हो गया। कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि सुगबुगाहट होती है, और इस कोविड में तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले। तो ऐसा हो गया, अब जरा सोचो उसके बचने का चांस जो आया, क्यों आया, वो आखिर बचाओ, कोई किसी से तुम पूछोगे वो बच गया कैसे, कोई बोलेगा दवा से हुआ है, सब क्या बोलेगा, ईश्वर की कृपा से हुई। प्रैक्टिकली लेकिन सोचे, कोई दवा पहले से चला होगा वही तो काम किया होगा प्रैक्टिकली, कोई मेडिसिन चला होगा वही प्रैक्टिकली लेट से काम किया उसको। प्रैक्टिकली सोचें, तो मेरी बातों को आप समझें, आप यहां पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि भगवान ने बचाया है कि दवा ने बचाया है, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो मन में आया जब बोल दिए, हॉस्पिटल में तो दवा ने बचाया, शमशान घाट पहुंच करके जिंदा हो गए तो भगवान ने बचाया, ये आप अपनी सुविधा से बोल रहे हैं। यहां पर दोनों इफेक्ट काम कर रहा, आप बैक बॉन्डिंग को आप कैसे कह देंगे कमजोर है, अगर 120 एंगल आ गया है तो बैक बॉन्डिंग ने कितना। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, क्या अभी आवाज आ रही है मेरी। गुड। तो इस तरह से मैंने जो आपको यह समझाने की यहां पर कोशिश की है कि यहां पर कौन सा इफेक्ट काम किया, ये आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग के वजह से बॉन्ड एंगल 120 पर पहुंच गई, या फिर क्या बोलते हैं आपका ग्रुप रिपल्सन से। ठीक है, दोनों इफेक्ट काम किया। क्यों इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग लिखी जाएगी 2p पाई 4d पाई को, क्या ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताएं मेरे को प्लीज, और स्क्रीनशॉट भी लेना आपको, बताएं कि सब कुछ यहां तक क्लियर है या नहीं प्लीज, और स्क्रीनशॉट भी ले, सब लोग बताएं कि अच्छे से कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, सभी लोग प्लीज, सभी लोग से इल्तजा है, सभी लोग बताएं।
गुड, सभी लोगों ने लिखा क्लियर है, क्लियर है। एक कमलेश जी ने लिखा है कि सर एक बार रिपीट कीजिए। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा अगले पेज में। अभी तो एक एग्जांपल लेना है इसका बाकी है ना, PSIH3 होल 3 वाला, तो वो जब मैं लेता हूं तो मैं क्लियर कर दूंगा। कविता जी ने भी लिखा है एक बार लास्ट वाला फिर से समझा देंगे। देखिए लास्ट वाला एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, ठीक है। और बाकी PSIH3 होल 3 अभी लेना एग्जाम्पल बाकी, आज के लेक्चर का वो आखिरी एग्जाम्पल होगा। हमने बोला कि जो आप NGEH3 होल 3 का एग्जाम्पल ले रहे हो, इसमें जर्मेनियम के पास 4D है, आपकी बैक बॉन्डिंग 2p 4d है, और डेफिनेटली चौथे पीरियड की बैक बॉन्डिंग को पुअर ही होनी चाहिए। लेकिन कंक्लूजन पे जाए, कंक्लूजन देखें, आपने बैक बॉन्डिंग लगाया और आप इसको इफेक्टिव क्यों बोले, जरा सोचे मेरी बात को, इसको इफेक्टिव क्यों बोला आपने, यही पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। इसको आपने इफेक्टिव इसलिए बोला क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 से चेंज करवा के बैक बॉन्डिंग ने sp2 में कन्वर्ट कर दिया। इसके बॉन्ड एंगल को लेस देन 109 से चेंज करवा करके 120 पर पहुंचाया। मेरी बात समझ रहे ना, यही दो रीजन ही था। बॉन्ड एंगल को 120 पर पहुंचा देना, ये इसका मेन रीजन है कि 100 और बॉन्ड एंगल 109 से कम होना चाहिए, 120 पर आपने पहुंचा दिया, ठीक है। अब क्या यही चीज वहां पे हो रहा है या नहीं? सेम चीज तो हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग को इफेक्टिव क्यों बोले सेल देख के? जब यहां पर आपका बॉन्ड एंगल 109 से चेंज होकर के 120 गया, तो ये काम तो वहां भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप है, तो वो हो जाएगा आसानी से। और जब यहां पर हाइब्रिडेशन sp2 से हट के पिरामिडल से हट के प्लेनर गया, वहां भी पिरामिडल से हट के प्लेनर चला गया NGE3 यूनिट। तो अब बताएं, वहां पर भी यही काम हो रहा है, यहां भी यही काम हो रहा है, तो उसके बैक बॉन्डिंग को हम कमजोर बैक बॉन्डिंग क्यों कर दे? थियरी तो बोलता है वीक है, लेकिन थियरी से क्या मतलब होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थियरी थोड़ी नहीं लगता है, इनऑर्गेनिक का तो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलता है वो होना। अब क्लियर हो गई चीजें? जिन लोगों का भी डाउट था क्लियर हुआ तो स्क्रीनशॉट लें प्लीज जल्दी से। जी, अब मेरा एक लास्ट एग्जांपल है इसमें, PSIH3 होल 3, जरा देखें। अब यहां पर फाइनली दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है दोनों। तो 3p पाई 3p पाई 3d पाई, नो बैक बॉन्डिंग। अब आपका ध्यान से देखें, मतलब अब चाह के भी आपका लोन पेयर डिलोकलाइजेशन वाले मोड में नहीं जा सकता, चाहे स्टेरिक क्राउड पहले से और ज्यादा इफेक्टिव क्यों ना हो, लेकिन चाह के भी नहीं हो सकता है। स्टेरिक क्राउड भले इफेक्टिव क्यों ना हो, लेकिन चाह के भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, तो पाई का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी कोई हाई नहीं है, क्योंकि फास्फोरस और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, करीब करीब 1 की 2, 1 की 1.8। तो यहां पर अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम है ये चीज। अब यहां किसी भी हिसाब से बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन का फास्फोरस का क्या रह जाएगा? sp3 रह जाएगा, और सेप पिरामिडल रह जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला दोस्त? क्या निकला? NCH3 होल 3, NGSIH3 होल 3, NGH3 होल 3 और PSIH3 होल 3। अच्छे से देखें मेरी चीजों को। हमने बोला नाइट्रोजन sp3 और 2p पाई 2p पाई इफेक्टिव, और यहां पर नाइट्रोजन sp2, सॉरी नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग, और पिरामिडल। कंक्लूजन हुआ ये sp2 2p पाई 2p पाई इफेक्टिव, 2p पाई 3p पाई ना, 3d पाई 3d पाई इफेक्टिव, और प्लेनर पूरा मॉलिक्यूल नहीं, NSI3 यूनिट,
इसमें आ जाओ, नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन फिर sp2 और 2p पाई 4d पाई, इसको भी हमने इफेक्टिव लिखा। और प्लेनर, कौन सा यूनिट प्लेनर, Nz3 यूनिट प्लेनर। और इसमें नाइट्रोजन नहीं, फास्फोरस की हाइब्रिडेशन फिर से sp3 और नो बैकबॉन्डिंग, एक बार फिर से नो बैक बॉन्डिंग। और क्या हो गया यहां पर, पिरामिडल। तो एक अच्छा एग्जांपल हमने डिस्कस किया। और एक चीज और, नाइट्रोजन वाले में आपका ओवरलैपिंग भी मैं दिख चुकी, ओवरलैपिंग पूछी जाती है उसमें। उम्मीद है आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो रहा होगा हर कुछ। ओवरलैपिंग डायग्राम भी एक बार मैं दिखा रहा हूं यहां पे। सिलिकॉन वाले में किस तरह से हुआ, देखिए नाइट्रोजन की आपकी 2p ऑर्बिटल थी, ठीक है, मान लो ये 2py है और ये आपका मान लो x एक्सिस है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो आपको जो डी लेनी होगी वो ये वाली डी लेनी होगी, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये कौन सी डी होगी, x और ये y एक्सिस, जरा सोचे, ये y एक्सिस कौन सी, 3dxy। तभी ना आपने ये किया लैटरल ओवरलैप, जो पाई आपका बना। तो आप यहां पर जो ओवरलैप ले रहे हैं, डी कौन कौन सा ले सकते हैं, ध्यान से देखें। 2p प्लस क्या ले सकते हैं, या तो आप 3dxy ले सकते हैं, 3dyz ले सकते हैं, 3dzx ले सकते हैं, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हरगिज नहीं ले सकते हैं, और 3dz स्क्वायर हरगिज नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नेवर फॉर्म्स पाई बॉन्ड। ठीक है, तो आप डी में से यही तीन में से कोई ऑर्बिटल ले सकते हैं। अगर ये 2py लिया तो ये dxy लिया, अगर ये 2px लेंगे तो उसके हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा कि आप क्या लेंगे, अगर 2pz लेंगे तो सेट करना पड़ेगा कि क्या लेंगे। लेकिन xyz जो ले उसके हिसाब से ये चेंज होगा, बट ये दो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इतना मालूम होना चाहिए डी के 5 ऑर्बिटल में dxy yz और zx पाई बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं, सिग्मा नहीं बनाते हैं। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स पाई बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं, सिग्मा नहीं बनाते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सिग्मा बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं, पाई नहीं बनाते हैं। डी जेड स्क्वायर सिग्मा बनाते हैं, न पाई बनाते हैं न डेल्टा बनाते हैं। शायद ये आपको मालूम हो, अगर नहीं भी मालूम होगी तो हमारे जो केमिकल बॉन्डिंग के आगे के लेक्चर्स आएंगे उसमें आप अच्छे से इन चीजों को सीखेंगे। लेकिन अभी आपके लिए इंफॉर्मेशन, आज हमने जो कवर किया है, आप जेआरएफ के क्वेश्चन बैंक को अगर बैक बॉन्डिंग में देखेंगे तो आपको 2 साल इससे क्वेश्चन मिलेगा। मैं क्वेश्चंस बाद में लिस्ट करके करवा दूंगा, ठीक है। तो एग्जाम में तो बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, लेकिन आज आप दोस्तों आपने आज इंट्रोडक्शन किया, भले ही आपको हो सकता है कुछ अच्छी चीजें लगी हो, कुछ अच्छे एग्जांपल्स आपको नजर आए हो, बट मैं क्लियर बोल दूं आज का ये लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर था बैक बॉन्डिंग का। आपने कितना एंजॉय किया, कितना अच्छा आपको लेक्चर लगा, बताएं, समझाएं मेरे को कि हाँ सर क्लियर हुआ अच्छे से। चलो 100 मार्क्स की मैं बात करता हूं, कितने % आपकी चीजें क्लियर हुई, सेटिस्फैक्शन लेवल की मैं बात करता हूं। मैं आपसे अपना फीडबैक लेकर के तब हटूंगा यहां से। बताएं 100 में आपको कितना समझ में आया, कितनी चीजें आपकी क्लियर हुई आउट ऑफ 100, 90, 40, 30, 10, 20, क्या क्लैरिटी लेवल है आउट ऑफ 100? क्लियर करें और फिर मैं हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से घर जाएं, सोए और सपनों में बैक बॉन्डिंग से खेलते रहें। प्लीज अगले लेक्चर में हम लोग मिलते रहते हैं, ठीक है। तो एक वीक की ये हम लोगों की जो फ्री डेमो क्लासेस है उसके अंतर्गत हम लोग फिर वेंसडे को, आज मंडे के बाद वेंसडे को हम लोग एग्जैक्टली 8:30 PM में हम लोग मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहिए।